ठीक है वॉइस। हाँ। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पिछले टर्न पर जो है हम बात कर रहे थे कि वैसे हमारा लोगों का चैप्टर जो चल रहा था वो क्या था, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को क्लियर कर चुके हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एक पार्ट अभी बचा हुआ है, दैट इज नोन एज द टॉटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल में अभी हमें टॉटोमेरिज्म को देखना है, बाकी चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, ये सारे के सारे पार्ट हमने तुमको बता दिए हैं। साथ ही साथ में रिंग चेन आइसोमेरिज्म को भी करा दिया है, और इनके सबके हमने तुम्हें एग्जाम्पल भी सारे के सारे बता दिए। अब इस बात पर आते हैं कि टॉटोमेरिज्म ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप का है, काफी इम्पॉर्टेंट है, और थोड़ा सा अच्छा भी एग्जाम्पल है इनके। इसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा हम इन सब चीजों को देखते हुए देखेंगे। तो आइए टॉटोमेरिज्म, तो सबसे पहला बात, जैसे ही हमने तुमसे कहा कि टॉटोमेरिज्म, तो तुमने सोचा आखिरकार टॉटोमेरिज्म होता क्या है। तो जरा आइए देखते हैं टॉटोमेरिज्म क्या होता है। तो टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। चलिए ये सब बात है बाद में, पहले हम तुमको जो है थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताते हैं, डायरेक्ट एक एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, और फिर उसके बाद टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन को बताएंगे। देन आई विल एक्सप्लेन द टॉटोमेरिज्म। तो आइए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, CH2। ओके, मैंने इसको जस्ट अपनी सहूलियत के लिए ऐसे लिख दिया है, और ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये देखिए इस तरीके से, और यहां पर मैंने मान लीजिए H लिख दिया, ये कंपाउंड, ठीक है। या फिर मैं एक काम करता हूं, यहां पर CH3 लिख देता हूं, है ना। तो ये, तो यहां पर जो है क्या, आप H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, CH3। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे, तो तुम ध्यान से देखिए, मैं इसका तुम्हें रफ वर्क भी थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली बेसिकली होता क्या है। तो CH2COCH3 जब ये है तुम्हारा, तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या है, पोलराइज होगा। पोलराइज होगा तो कैसे पोलराइज होगा, तुम्हें ये बात पता, ये देखिए ऐसे पोलराइज होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ निगेटिव आएगा। ऐसा क्यों होगा, ये तुम बात अच्छी तरीके से जानते हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ऑक्सीजन इज हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो तुम क्या करोगे यहाँ पर, तो मैं इसको क्या करूंगा इस तरीके से, और ये रहा CH2H, मैं जस्ट तुम्हें बना करके दिखा रहा हूं, और ये रहा O माइनस, और देखिए ये तुम्हारा लोन पेयर एक तरीके से हो गया, और ये CH3, और यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब तुम सोच लो कि पॉजिटिव चार्ज ये क्या है, अनस्टेबल है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इधर साइड से भी खींचेगा और इधर साइड से भी खींचेगा। जब इधर साइड से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इधर साइड से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दोनों मिथाइल ग्रुप से, तो इस हाइड्रोजन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी। और जब इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी, तो ये बॉन्ड जो कार्बन हाइड्रोजन है, ये कार्बन, ये जो है इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सारा बर्डन किस पर डाल देगा, हाइड्रोजन पर। भाई इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसने दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन को क्या किया, खींचा। जब दोनों साइड में इलेक्ट्रॉन खींचा, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हारा इस तरीके से इसने एक्सेप्ट कर लिया, क्यों, क्योंकि अपने पॉजिटिव चार्ज को कवर करना है। और सिचुएशन देखिए जरा कैसी बन गई है, मैं वो भी तो रफ वर्क में ही दिखा रहा हूं, हालांकि ये सब चीजें लिखते नहीं है। तो होगा क्या कि CH2, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, तो ये देखिए एक ऐसी सिचुएशन को तुम एज्यूम करिए, और ये रहा O-, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए 3 लोन पेयर, और ये रहा तुम्हारा CH3। और अब तुम देखिए कि निगेटिव चार्ज तुम्हारा ऑक्सीजन पर बन गया है। तो जब निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर बन गया है, तो ये, और इधर से H प्लस क्या हो गया, फ्री हो गया। तो जब ये H प्लस तुम्हारा फ्री हो गया, तो ये H प्लस सोचेगा कि चलो भाई जहां पर हमें इलेक्ट्रॉन मिले वहां पर चलते हैं, और ये H प्लस यहां पर चला आएगा। और जब ये H प्लस यहां पर आ जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और ये रहा OH, ये देखिए, है ना। और फिर यहां पे क्या होगा, CH3। बस यही जो स्टेप हमने तुम्हें दिखाए हैं, यही स्टेप टॉटोमेरिज्म के हैं। और टॉटोमेरिज्म का एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड में क्या हो गया, अब कन्वर्ट हो चुका है। बस इसी को कहते हैं टॉटोमेरिज्म। आइए फिर से देखते हैं एक बार। तो ये चीजें जो है हम अपने मन में करते हैं, और इनको हम नहीं दिखाते हैं। हमें क्या दिखाना है, दिस टू दिस।
तो मैं दिस टू दिस में भी डायरेक्ट बना सकता हूं, तो आइए मैं एक बार फिर से बनाता हूं इसी स्ट्रक्चर को। तो ये रहे, तो ये रहा CH2H और फिर C डबल बॉन्ड O, ये रहा, और सिंगल बॉन्ड CH3। कैसे दिखाएंगे? ये बॉन्ड यहाँ टूटा, ये चूंकि पॉजिटिव निगेटिव काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए इस पॉजिटिव को दिखाते नहीं है, और ये बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और जब हम ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो ये देखिए एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ, और CH2 डबल बॉन्ड C, और ये रहा OH, और हियर दिस इज द CH3, और ये रहे लोन पेयर। बस यही दोनों फॉर्म जो है ये क्या है तुम्हारे टॉटोमर्स के फॉर्म है। एक कंपाउंड जो टॉटोमेरिक का है वो दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है, तो इसे कहते हैं। अब तुम जानते हो कि ये कौन सा फॉर्म है? कीटो, तो ये लो कीटो फॉर्म लिख दिया, कीटोन दिख रहा है तुमको। और ये कौन सा है? IUPAC में डबल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? इन। और OH को क्या कहते हो तुम? ऑल। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इनॉल। तो ये बेसिकली इनॉल फॉर्म हो गया। तो एक हो गया तुम्हारा कीटो फॉर्म और एक हो गया इनॉल फॉर्म। ओके, नाउ ये और इनके बीच में ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलती रहती है, ये एक इक्विलिब्रियम है। कहने का मतलब है कि ये कंपाउंड इसमें इनॉल में कन्वर्ट होता रहेगा और इनॉल कंपाउंड कीटो में कन्वर्ट होता रहेगा। कीटो एंड इनॉल फॉर्म बोथ मेंटेन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, जस्ट लाइक केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम में डायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, सेम उसी तरीके से यहां पर भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हुई है। अब आप देखें यहां पर ये कीटो फॉर्म है एंड दिस इज एक्चुअली द इनॉल फॉर्म। अब बात ये आ गई कि तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई कि भाई अगर ये केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम है, तो वहां तो हम लोग ये भी डिस्कस किया करते थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसका क्या होगा। यानी डेटा वाइज तो बात छोड़ दो, डेटा तो जब प्रोवाइड किए जाएंगे तब करेंगे, लेकिन इतना तो समझ ही सकते हो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ये तो कर ही सकते हैं डिस्कस। तो यहां पर हम ऐसा कर सकते हैं, चूंकि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हो गई है, इसलिए यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम वैल्यू को समझ सकते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो लेस देन 1 होगा, अगर ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा। तो आइए इसी चीज को हम देख लेते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1। तो हम अपना ऑर्गेनिक का तरीका लगाएंगे। ऑर्गेनिक का तरीका क्या है? सिर्फ हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये ज्यादा स्टेबल है या फिर ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस बात को बताने के लिए हम क्या करेंगे? थर्मल स्टेबिलिटी निकालेंगे। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है बॉन्ड को ब्रेक करके देखना। तो मैं यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी निकालने जा रहा हूँ, इसके सारे बॉन्ड को ब्रेक करूंगा और इसके सारे बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, और फिर मैं तुम्हें फिर पता करेंगे विच वन इज मोर स्टेबल। ओके, तो आइए थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं। तो चलिए, अगर हम इन दोनों में देखें तो हमें एक तो देखो जितने बॉन्ड यहां है उतने ही बॉन्ड यहां पर है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो मैं वही लिख रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक एक्स्ट्रा है और एक तुम्हारा क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्स्ट्रा है। और अगर हम यहां देखेंगे तो एक तुम्हारा OH बॉन्ड एक्स्ट्रा है और एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अलग है। बस बाकी सारे के सारे जो बॉन्ड यहां पर है वही बॉन्ड सारे के सारे यहां पर है। तो मुझे अगर किसी तरीके से इनका कंबाइंड एनर्जी मिल जाए तो हम बता सकते हैं कि दिस इज मोर स्टेबल और दिस इज मोर स्टेबल। ओके, तो मैं यहां पर ट्राई करने की कोशिश करता हूं। आइए C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C, अगर मैं इसमें देखूं और तुमसे पूछूं कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, तो तुम कहोगे कि बॉन्ड लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एटम या फिर साइज ऑफ द एलिमेंट। और साइज ऑफ द एलिमेंट में तुम देखो कार्बन दोनों तरफ सेम है, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन में किसका साइज छोटा है? कार्बन का, सॉरी, ऑक्सीजन का साइज छोटा है। तो कार्बन ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो गई? छोटी, यानी कम। और बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग। तो मैंने इसको लिख दिया स्ट्रॉन्ग और इसके रेस्पेक्ट में इसको लिख दिया वीक।
अच्छा, एक बात तुम्हें और भी हम बताएं, कभी भी तुमको इस तरीके से पोलर बॉन्ड अगर मिलता है, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है ना, एन डबल बॉन्ड ओ है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन है, ये सारे के सारे, या फिर पी डबल बॉन्ड ओ है, ये सारे के सारे बॉन्ड बहुत ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनकी होती है, ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, थर्मली स्टेबल ये सब बॉन्ड होते हैं। तो तुमने देखा यहां पर ये स्ट्रांग बॉन्ड है और ये कैसा है, वीक बॉन्ड। अब देखना, अब CH और OH में भी हम पता कर लेते हैं। तो CH और OH में जब हम देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एटम, तो हाइड्रोजन तो दोनों तरफ सेम है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है। तो ऑक्सीजन का जब साइज छोटा है तो इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, कम होगी, और कम होगी तो ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये लो, मैंने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लिख दिया, और यहां पर क्या लिख दिया तुमने, वीक बॉन्ड। अब यार तुम ये सोच करके बताओ कि जब तुम्हारा ये स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों हमारे एक ही तरफ बातें आ जाती, स्ट्रॉन्ग, दोनों दोनों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते, तो हम ये कह सकते थे कि भाई ये ज्यादा स्टेबल है, या फिर जो भी बात कहनी थी स्टेबिलिटी के आधार पर देख लेते। लेकिन अब एक तरफ बॉन्ड एक आ गया स्ट्रांग और एक बॉन्ड आ गया वीक, तो तुम इतनी बात समझ गए होगे कि इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ज्यादा होगा या कम होगा, ये क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं होगा। तो मैं यहाँ एक्सपेरिमेंटल डेटा पर ही बात करनी होगी, और ये अच्छी तरीके से आप याद कर ले कि आपको याद रखना होगा ये बात को। ओके, तो जैसे कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन हाइड्रोजन, तो अगर हम इन दोनों के कंबाइंड डेटा को देखते हैं, इन दोनों का कंबाइंड डेटा, इन दोनों का, और हम देखते हैं इन दोनों का कंबाइंड डेटा, तो याद रखना जो मैं तुम्हें डेटा बता रहा हूं वो क्या है, 18 सॉरी 12 किलो कैलोरी पर मोल। तो हम यहां पर लिख रहे, इसमें यहां लिख देते हैं, ठीक है। तो 12 किलो कैलोरी, पहले समझ लो, 12 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर टू ब्रेक दीज ऑल बॉन्ड्स इन कंपैरिजन टू दीज ऑल बॉन्ड्स। 12 किलो कैलोरी, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, 12, मराठी में कैसे बोलते, 12। तो 12 किलो कैलोरी पर मोल मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर टू ब्रेक दीज ऑल बॉन्ड्स इन कंपैरिजन टू दीज ऑल बॉन्ड्स। और जब इसके लिए हमें 12 किलो कैलोरी ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ती है, सो दिस इज मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू दिस। तो आइए इसी बात को लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूं 12 किलो कैलोरी, डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट, 12 किलो कैलोरी पर मोल मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, more energy is required for to break, for to break bonds, इसके bonds को, then in all form। और जब तुमने देखा तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये बताता है, इसलिए एक चीज का इंडिकेशन साफ है कि ये ज्यादा स्टेबल है और ये क्या है, कम स्टेबल है। एक्सपेरिमेंटल डेटा से पता चलता है कि 99 पॉइंट, मोर देन 99% इसी का स्टेबिलिटी होता है, इसी की परसेंटेज होती है, और इसकी परसेंटेज जो है क्या होती है, कम होती है। तो ये जो है अप्रोक्स 99% से भी ज्यादा, 99% ये इस फॉर्म में रहता है, और तुम खुद ही समझ लो कि ये बहुत ही कम फॉर्म में परसेंटेज में रहता है। 0.99 तो मतलब 1% से भी कम रहता है, लेस देन 1% ये रहता है। ये बात आप समझ ले, बल्कि ऐसे सोच लें कि 99.9% ये रहता है। ओके, तो अब आइए, अब हम एक बात यहां पर देखते हैं। तो हम ये तो समझ गए कि 99% है, तो हमें ये बात पता चल गई। तो अब हम टॉटोमेरिन को डिफाइन कर लेते हैं, और ये सब चीजें तुमको एक्सप्लेन करेंगे आगे और भी एग्जांपल्स के थ्रू। तो टॉटोमेरिन को डिफाइन कर लेते हैं। तो आइए, टॉटोमेरिन क्या होती है आप लिख भी सकते हैं। टॉटोमेरिन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिन। देख लो, ये कीटोन है, ये इनॉल है। कुछ लोगों को हमने ये पढ़ाया तो कुछ लोग कहने लगे कि सर ये तो हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म लग रहा है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ चेंज हो रहे हैं। तो ये उनका सोचना बिल्कुल सही है, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही है। लेकिन तुम्हें पता होगा मैंने एक प्रायोरिटी ऑर्डर बताया था, जिसमें हम रिंग चेन और टॉटोमेरिज्म, तो टॉटोमेरिज्म को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू फंक्शनल। हाँ,
तो पहले आप इनको टॉटोमेरिज भी कहेंगे, आफ्टर देन यू कैन ऑल्सो से दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज। तो यहां पर यही बात को याद रखें। तो टॉटोमेरिज में ये स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच कीटो एंड इनॉल, फिलहाल हमने अभी कीटो और इनॉल वाला आइसोमेरिज्म बनाया है, और टाइप का भी आइसोमेरिज्म होता है। तो इन विच कीटो एंड इनॉल फॉर मेंटेन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम तुम जानते हो, तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। When rate of forward reaction is exactly equal to rate of backward reaction, then dynamic equilibrium will establish. इक्विलिब्रियम दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये किस में आता है? ये केमिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा चलता है, केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में चलता है हमेशा। बाकी थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम वो अलग होती है, लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? व्हेन rate of the forward reaction is exactly equal to rate of backward reaction, then a dynamic equilibrium will establish. तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, फिर से सुन ले। टॉटोमेरिज्म इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच कीटो एंड इनॉल फॉर्म मेंटेन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो ये हो जाता है तुम्हारा टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन हो जाती है, मेंटेन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब तुम सोच रहे हो कि इक्विलिब्रियम का मतलब तो बिल्कुल वही हो गया जैसा हम हर जगह पर देखते थे इक्विलिब्रियम में, कि जो इक्विलिब्रियम में फॉलो कर सकते हैं चीजें, क्या वो सब यहाँ फॉलो हो सकती है? तो आप बिल्कुल यहाँ फॉलो हो सकती है। सारी की सारी चीजें जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं वो सब यहाँ फॉलो हो सकती है। जैसे ली चैटलर इफेक्ट लगाना है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम लगाना है, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, जितनी चीजें आप केमिकल इक्विलिब्रियम में लगा सकते हैं, यानी सिंपल सी बात ली चैटलियर प्रिंसिपल में लगा सकते हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर लगाई जा सकती है। इवन कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा क्वेश्चन, डेटा वगैरह दे के सब सॉल्व कराएंगे, लेकिन एग्जाम्पल दे देंगे ऑर्गेनिक का, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से वही टॉटोमेरिज्म है, वही इक्विलिब्रियम है जो तुमने वहां पढ़ी हुई है, वही यहां पर है। ओके, अच्छा, अब होता क्या है कि टॉटोमेरिज्म के दो तीन नाम होते हैं जो तुम्हें अब मैं बताने जा रहा हूं। बात नीट के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जेई मेंस और एडवांस उन लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है। टॉटोमेरिज्म को क्या कहते हैं? जैसे अभी तो क्या है, तुमने H प्लस को यहां से यहां माइग्रेट कर दिया। ये टॉटोमेरिज्म में H प्लस क्या है, यहां से यहां जा रहा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे बढ़ेगी वापस यहां आ जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन पे बढ़ेगी फिर यहां से यहां चला जाएगा। तो ये कैसा हो गया? लेवाइल हाइड्रोजन होगा। लेवाइल मतलब मूवमेंट करने वाला, या फिर हम कह सकते हैं मोबाइल एटम हो गया तुम्हारा ये, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म के तीन नाम है, कैटाइनोट्रॉपी, एनाइनोट्रॉपी और प्रोटोट्रॉपी। कैटाइनोट्रॉपी किसे कहते हैं? जिसमें कैटाइन पार्ट माइग्रेट करे। एनाइनोट्रॉपी किसे कहते हैं? जिसमें एनाइन पार्ट माइग्रेट करे, जैसे Cl माइनस है ये चीज। और प्रोटोट्रॉपी जिसमें प्रोटॉन माइग्रेट करे। तो यहां पर H प्लस क्या कर रहा है? माइग्रेट कर रहा है, तो ये प्रोटोट्रॉपी का केस है। हमारे को 99% या नियर अबाउट 100% सारे के सारे एग्जाम्पल हम लोगों को प्रोटोट्रॉपी के ही मिलेंगे देखने को। स्पेशली एक आध में एग्जाम्पल अगर बता दूंगा तुमको तो ठीक है, अदरवाइज सारे एग्जाम्पल तुम्हें किसके होंगे? प्रोटोट्रॉपी के होंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी टॉटोमेरिज्म पार्ट है सभी में जो माइग्रेटरी जो एटम है, जो मोबाइल एटम है, वो क्या है? हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन। क्या बात क्लियर होगी तुमको? वेरी गुड। तो आइए इसी बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बस यही है टॉटोमेरिज्म, और ये कीटो और इनॉल डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही है। ओके, तो आइए डेफिनेशन को लिख लेते हैं। सारा ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है इस पर अप्लाई होता है एकदम, है ना। तो उसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। आइए मैं थोड़ा सा अभी इसको लिखा रहने दे रहा हूं, तो मैं थोड़ा सा वैसा ले लेता हूं चौक। तो यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है। टॉटोमेरिज्म आप लिख सकते हैं, टॉटोमेरिज्म इज ए
स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. Tautomerism is a special type of functional isomerism in which, है ना, तो in which कीटो एंड इनॉल, कीटो एंड इनॉल, हालांकि और भी फंक्शनल ग्रुप में होती है, लेकिन हम यहाँ फिलहाल कीटो और इनॉल की बात अभी कर रहे हैं और मेनली वही एग्जाम्पल है. इसमें और भी आएंगे. कीटो एंड इनॉल मेनली, है ना, एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा हैं और कोई बात नहीं. कीटो एंड इनॉल फॉर्म, कीटो एंड इनॉल फॉर्म मेंटेन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, है ना, मेंटेन ए डायनेमिक. एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं ना, जगह नहीं बची है. मेंटेन, या रुक जाओ भी, मेंटेन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मेंटेन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, मेंटेन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. बस, है ना, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं. जैसे आप देख रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है. आइए इसको हम हटा देते हैं. ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म को हम क्या क्या नाम से और डिनोट कर सकते हैं टॉटोमेरिज्म को? तो आपने कहा कि सर टॉटोमेरिज्म को हम जो है कैटाइनोट्रॉपी भी कहते हैं, क्योंकि कैटाइन पार्ट माइग्रेट करता है, एनाइन पार्ट माइग्रेट करता है. तो वही सब बात है. तो आइए उन्हीं बातों को लिख लेते हैं. टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो नोन एज, टॉटोमेरिज्म इज ऑल्सो known as catinotropy, catinotropy, aninotropy, catinotropy, aninotropy and prototropy. Tautomerism is also known as catinotropy, aninotropy and prototropy due to migration of किसका? कैटाइन, है ना, कॉमा एनाइन एंड प्रोटॉन, कैटाइन, एनाइन एंड प्रोटॉन respectively, है ना. तो कैटाइन, एनाइन एंड प्रोटॉन रेस्पेक्टिवली. अच्छा, मोस्ट ऑफ दी, बहुत सारे एग्जाम्पल जो मिलेंगे वो किसके मिलेंगे तुमको? वो मिलेंगे प्रोटोट्रॉपी के. ओके, तो इस बात को लिख लेते हैं. इन मोस्ट ऑफ दी केसेस, in most of the cases it is known as prototropy, it is known as prototropy. In most of the cases it is known as prototropy. क्यों? क्योंकि मोबाइल एटम क्या होगा? H प्लस होगा, है ना, बिकॉज मोबाइल एटम इज H प्लस यानी प्रोटॉन. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा. और डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, ये तो आप जान ही रहे. लीच एटलियर प्रिंसिपल यहां पर कंप्लीटली ऑब्जर्व होगा. ओके, तो यहां पर लीच एटलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा. तो ये वाली बात भी लिख लेते हैं. लीच एटलियर प्रिंसिपल, लीच एटलियर प्रिंसिपल इज अप्लाइड हियर. तो लीच एटलियर प्रिंसिपल भी यहां पर अप्लाई होगा. तो ये सारी की सारी चीजें आप देख सकते हैं. ठीक है, हाँ. तो टॉटोमेरिज्म जो है ये जो है केमिकल प्रोसेस है, और ये जो है सॉल्यूशन और गैसियस फेज में होती है. सॉल्यूशन फेज में होती है और ये प्रोसेस गैसियस फेज में होती है, और ये जो है सॉलिड स्टेट में नहीं हो सकती है. टॉटोमेरिज्म इज ए केमिकल प्रोसेस. आइए ये भी लिख लेते हैं. टॉटोमेरिज्म इज ए
chemical process, tautomerism is a chemical process. It involve in solution and gaseous phase, solution and gaseous phase, not in solid phase, not in solid phase. ओके तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन और ली-चैटल प्रिंसिपल अप्लाई होगा ही होगा। और चूंकि तुमने देखा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या था, डिफरेंट था, इसलिए इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट होगी। जो भी टॉटोमर्स हैं उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, डिफरेंट होगी। ओके ओके तो अब आइए, तो अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले जो तुमको बना के दिखाया था टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, वो देखने में कुछ ऐसा लग रहा है जैसे तुम भी सोच रहे होगे कि यार ये नियर अबाउट जो है रेजोनेंस जैसा लग रहा है, जैसा हम रेजोनेंस में बनाते थे उसी तरीके से एरो वगैरह घुमा करके कुछ उसी टाइप का है। तो ऐसा थोड़ा सा सोचने लगते हैं कि यार ये तो रेजोनेंस है, लेकिन ये जो है रेजोनेंस नहीं है, ये टॉटोमेरिज्म है। रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म दोनों में कुछ डिफरेंस है। आइए उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके तो आइए हेडिंग लिख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। ओके तो ये हटा देते हैं। रेजोनेंस देखने में लगता है, लेकिन रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस है। तो आइए वो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके हाँ तो रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है, आइए इसको देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म, रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म। ओके तो मैं यहां पर एक तरफ लिख लेता हूं रेजोनेंस और एक तरफ लिखता हूं टॉटोमेरिज्म। तो चलिए मैंने इधर लिखा रेजोनेंस, रेजोनेंस ओके और दूसरी तरफ लिखा मैंने टॉटोमेरिज्म, दूसरी तरफ मैंने लिखा टॉटोमेरिज्म, है ना। तो ये रहा टॉटोमेरिज्म और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो रेजोनेंस में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है आप ये देखें तो मैं ये बात देख रहे होंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी होते थे वो सब के सब हाइपोथेटिकल होते हैं, वो कहीं रियल एग्जिस्टेंस उनका नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारे हाइपोथेटिकल हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो तुम्हारा रियल है। तो यहां पर देखिए, लेकिन टॉटोमेरिज्म में तुम देख रहे थे जो कि कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में बदल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, दे आर द रियल। तो हम पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं कि रेजोनेंस की तरफ, तो रेजोनेंस की तरफ लिख लेते हैं इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना। ओके तो पहला पॉइंट इट इज ए हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल ये हाइपोथेटिकल है फिनोमिना, और ये इतना ही लिख देते हैं। और इसमें जो है इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड, है ना। इसमें जो आप देख रहे हैं वो सब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, बनते हैं वो सब, कन्वर्ट होते हैं। तो इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। ओके इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना, चलो लिख देते हैं फिनोमिना, है ना। फिनो यहां लिख देते हैं फिनोमिना। तो पहला पॉइंट इसमें हो गया, ये तो मैं क्लियर हो गया कि पहला पॉइंट इट इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमिना, है ना। और दूसरी बात, रेजोनेंस, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते नहीं है तो उनको हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन
टॉटोमेरिज्म को हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है कांट बी आइसोलेटेड। आइए दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं, लाइए कलर चेंज कर देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर एस, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, कांट बी आइसोलेटेड, कांट बी आइसोलेटेड, कांट बी आइसोलेटेड। और टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर, जो टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है वो कैन बी आइसोलेटेड। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम आइसोलेट नहीं कर सकते हैं और टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर जो है आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, आइए थर्ड डिफरेंस देखेंगे, है ना। अब इसमें जो है रेजोनेंस में तुमने देखा होगा जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो तो फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। तो आइए थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इट हैज सेम फंक्शनल ग्रुप। इट मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम फंक्शनल ग्रुप। ओके, और यहां पर फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं होते हैं, यहां पर क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं। तो यहां पर इट हैज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इट हैज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ओके, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहां पर। और सबसे बड़ी बात तो तुम्हें यह याद आ रही होगी कि रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन टॉटोमेरिज में क्या हो रहा है कि पाई के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो रहा है। तो मैं यही बात लिख लेता हूं कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज अलाउड, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज अलाउड, अलाउड लिख दिया, ठीक है, रेजोनेंस में। और यहां पर डीलोकेलाइजेशन सिग्मा एज वेल एज पाई दोनों। तो यहां पर देखेंगे तो डीलोकेलाइजेशन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई एज वेल एज सिग्मा, एज वेल एज सिग्मा electron is allowed, involved as well as sigma electron is involved. ओके, तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और दूसरी बात तुम देख रहे होगे कि पोजीशन जो है एटम की रेजोनेंस में कभी भी चेंज नहीं होती है, लेकिन टॉटोमेरिज में पोजीशन ऑफ द एटम चेंज होता है। तो चलिए इस बात को भी लिख लेते हैं। तो पोजीशन ऑफ एटम, रेजोनेंस में लिखेंगे पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी सेम, तो पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी सेम। और यहां क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द एटम, पोजीशन ऑफ द एटम, पोजीशन ऑफ द एटम विल चेंज। तो पोजीशन ऑफ द एटम यहां पर चेंज होती है और वहां पर पोजीशन ऑफ द एटम चेंज नहीं होती है। ओके, और तो पोजीशन ऑफ द एटम। और रेजोनेंस में देखिए कि बॉन्ड लेंथ पर फर्क पड़ जाएगा, है ना। तो रेजोनेंस में 6 नंबर पॉइंट लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ। रेजोनेंस हमने तुम्हें पढ़ाया था, तो आप उसमें देखिए बॉन्ड लेंथ पढ़ा था कि रेजोनेंस अगर आ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगी या बढ़ेगी, इस तरीके से बताया करते थे। लेकिन यहां पर बॉन्ड लेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, नो इफेक्ट। टॉटोमेरिज में क्या लिखेंगे, नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। तो ये लो, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ। ओके, इसके बाद अगर हम 7 नंबर एग्जाम्पल देखेंगे
तो 7 नंबर एग्जाम्पल नहीं, 7 नंबर डिफरेंस। तो सिंपली है, जैसे रेजोनेंस में क्या करते हैं, रेजोनेंस का सिंबल कैसा होता है, ऐसे बनाते हैं, डबल हेडेड एरो ऐसे बनाते हैं, ये देखिए, ये रेजोनेंस का सिंबल है। और टॉटोमेरिज्म का सिंबल क्या है तुम्हारा, टॉटोमेरिज्म का सिंबल है ना, ये लो, ये टॉटोमेरिज्म का। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं लिख देता हूं रिप्रेजेंटेशन। टॉटोमेरिज्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने तुम्हें बताया, और इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी तुम्हें पता है। ओके, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में तो इक्विलिब्रियम का साइन बनाना है बस केवल, और रेजोनेंस क्या होता है, डबल हेडेड एरो। तो इस तरीके से हम रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा रेजोनेंस एंड टॉटोमेरिज्म में डिफरेंस। और अब हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होगा या फिर नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमसे पूछा जा रहा है कि कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस शो करने की कंडीशन क्या होंगी, वो हमें बताना है। ठीक है, तो आइए, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस मतलब सॉरी, टॉटोमेरिज्म, रेजोनेंस तो पढ़ ही चुके हो, तो टॉटोमेरिज्म को शो करने की क्या कंडीशन है, इस बात को देखते हैं। ठीक है, तो पहले जरा मैं साफ कर लूं, फिर उसके बाद बताते हैं। ये सारा का सारा लिख करके आप याद कर लेंगे इसको। और तो रेजोनेंस, चलो रेजोनेंस की बात खत्म करो, बार बार रेजोनेंस बोल के रह गए हो। अब आते हैं सीधे टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में हम क्या बात करेंगे, कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। तो क्या टॉटोमेरिज्म को शो करने की कंडीशन है उसको देखते हैं। ओके, तो कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, या फिर आइसोमेरिज्म भी अब हटा दो, है ना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये लो, आइसोमेरिज्म हटाया, और अब हम यहां पर आते हैं कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। किसकी कंडीशन, टॉटोमेरिज्म कोई भी कंपाउंड शो करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए। तो कंडीशन ऑफ टॉटोमेरिज्म। ओके, टॉटोमेरिज्म को शो करने की कंडीशन क्या है, जरा इसको देख ले। तो भाई जैसे कोई कंपाउंड देखा तुमने, कोई भी पोलर फंक्शनल ग्रुप, पोलर है तो वैसे मल्टीपल बॉन्ड सीधा कह सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली आप क्या कहेंगे कि पोलर डबल बॉन्ड है अगर, या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके साथ कंजुगेशन में sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग मिनिमम 1 हाइड्रोजन अगर मौजूद है, तो दैट कंपाउंड विल शो टॉटोमेरिज्म। ओके, तो आइए इसी को देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। हमने तुमसे बताया था वैसे पोलर बॉन्ड होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर पोलर बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड यानी और भी कुछ बुक्स में तुम्हें ऐसे मिल सकता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी हो, तो फिर आप उसको उसी तरीके से बताएंगे, वो भी हो सकता है। लेकिन मेनली क्या चीज है, पोलर बॉन्ड, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, पोलर बॉन्ड होंगे तो उनके साथ टॉटोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस ज्यादा वेरी वैलिड रहती है। तो आइए, तो सबसे पहला कंडीशन लिख लेते हैं, कंपाउंड मस्ट कंटेन, कंपाउंड मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, है ना, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड में तो वैसे तो कोई भी आ गया, लेकिन हम फिर भी थोड़ा लिख देते हैं मेनली, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ सी पोलर, सी ट्रिपल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से हो सकता है। ओके, तो ये जो है बॉन्ड, हालांकि कार्बन कार्बन भी हो सकता है, लेकिन उसमें पोलैरिटी कैरेक्टर नहीं होता है ना उतना। दूसरी बात, दूसरी बात क्या होना चाहिए कि देखो, तुम हाइपर कंजुगेशन में भी देखना जानते हो, पहले भी सीख चुके हो कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उसे जानते हो देखना, बस वही चीज, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, है ना। तो आप ये कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंजुगेशन ऑफ
must be present in conjugation of multiple bond. Okay, multiple bond. वैसे तो यही हो गया। अब इसी चीज को कुछ लोग कैसे कर लेते हैं, जैसे मैं तुमसे कहूं कि CH3C डबल बॉन्ड OH, अगर मैं तुमसे कहूं, या फिर मैं, चलो एक पहले इसे देख लेता हूं, तो अगर मैं तुमसे कहूं तो कुछ लोग इसको अपनी शॉर्टकट स्टाइल में और ऐसे कर लेते हैं। कैसे? जैसे तुमने क्या कहा कि C डबल बॉन्ड O के साथ कंजुगेशन में कंजुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कंजुगेटेड, ये है। और ये कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिड, और एटलीस्ट इस पर 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो कम से कम 1 होना चाहिए। तो यहां पर कितने हैं? 3 हाइड्रोजन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज शो करता है। और तुम ये सोचो, जब भी कोई कंजुगेशन बनेगा तो हमेशा वो कंजुगेशन का नंबर अगर डालोगे तो नंबर भी फिक्स हो जाएगा। जैसे मैं इसी बात को, जो हमने बात ऊपर लिखी है, उसी को एक नए तरीके से बता रहा हूं, और कुछ नहीं। कैसे? देखें, 1, मैं यहां पर नंबर कर रहा हूं, 1 2 3, नंबरिंग करने का तरीका 1 2 3, बस सीधा तुमने कह दिया कि सर 3 नंबर अगर कार्बन जो है sp3 हाइब्रिड है और उस पर कम से कम 1 हाइड्रोजन है, तो फिर वो कंपाउंड जो है टॉटोमेरिज्म शो करेगा। आइए एक और एग्जांपल में देखते हैं इस बात को, कि जैसे तुमने कर दिया ये, अब तुमसे पूछा जाए ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं, तो वैसे तो तुम जानते ही हो, डबल सिंगल कार्बन हाइड्रोजन sp3 है, डबल सिंगल sp3, यानी sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग मिनिमम 1 हाइड्रोजन, sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग 1 हाइड्रोजन मिनिमम, must be present in conjugation with multiple bond like carbon oxygen, carbon nitrogen and n double bond O etc. तो ये है। तुमसे पूछा जाए यहाँ टॉटोमेरिन शो होगा कि नहीं, देखिए यहाँ पर H भी मौजूद है, ये देखिए H भी मौजूद है, और इधर भी H मौजूद है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे, या H भी मौजूद है। तो जब ये H भी मौजूद है तो ये आप समझ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल शॉर्टकट बता दूं एकदम, क्या? 1 2 3, 3 इधर भी। तो उन्होंने कहा कि सर एक काम करिए कि 3 नंबर पर अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन मिल जाता है तो इट मींस कि वो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। ओके, आइए इसके बाद जो है, तुमने देखा तो इस तरीके से, लेकिन अब एक कंपाउंड देखिए, मैंने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, और एक और एग्जांपल देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अगर मैं तुमसे यहां पर कहूं कि ये दोनों कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेंगे कि नहीं, तो यहां पर देखिए, तुमने क्या किया, तुम नंबर वाला तुम्हें तरीका ज्यादा अच्छा लगने लगा, तो तुमने सोचा 1 2 3। अब तुमने कहा सर 3 नंबर पे तो sp3 हाइब्रिड कार्बन है ही नहीं, तो इसका मतलब है अगला कंजुगेशन देखिए, और अगला कंजुगेशन 100% 5 नंबर पे बनेगा, फिर किस पे बनेगा? 7 नंबर 7 पर बनेगा, फिर 9 पर बनेगा, ऐसे चल करके किसी भी ऑड नंबर पर, किसी भी ऑड नंबर पर कोई भी अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन मिल जाता है तो वो कंपाउंड भी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। बात को समझिए, तुमने क्या कहा कि सर इफ sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन, यानी फर्स्ट कंजुगेशन, देन इट मे बी ऑन 4, इट मे बी ऑन 5। अगर 3 पे नहीं है तो 5 पे मिल जाएगा, और अगर 5 नंबर पे मिल जाता है sp3, तो फिर इसका मतलब है दिस कंपाउंड विल आल्सो शो टॉटोमेरिज। क्या समझ गए बात को? तो इस वाली बात को लिख लेते हैं कि इफ sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग 1 हाइड्रोजन is not present at third position, then it may be on 5th position, 7th position and 9th position dot 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 so on. ओके, तो इस बात को देखिए लिखते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इफ sp3 हाइब्रिड कार्बन, sp3 hybrid carbon having one hydrogen, one hydrogen is not present, is not present at third position, is not present at third position, then it may be
then it may be on fifth position, कॉमा सेवेंथ पोजीशन, कॉमा नाइन्थ पोजीशन, है ना। इस तरीके से किसी पर भी हो सकती है, डॉट 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 एंड सो ऑन। ये समझिए। और जब तुम ऐसा टॉटोमेरिज्म कहोगे तो एक और नया नाम, जैसे ये तुमने 1 और 5, तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन निकल के यहां जाएगा, तो इस पर नया नाम, इसको क्या कह देंगे हम, इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, अपनी सिंपल लैंग्वेज में, सर दिस इज द 1,5 टॉटोमेरिज्म। और ये कैसा है, 1,3 टॉटोमेरिज्म। 1 और 3 नंबर के बीच में अगर प्रोटॉन का माइग्रेशन हो रहा है तो 1,3 टॉटोमेरिज्म, अगर 1 और 5 के बीच में हो रहा है तो 1,5 टॉटोमेरिज्म। तो ये बात ध्यान रखें कि if sp3 hybrid carbon is having hydrogen is not present at third, then it may be on fifth, seventh, ninth and so on। लेकिन एक बात याद रखना, क्या, ये रहा तुम्हारा एक कंपाउंड CH3C, और ये रहा CH2C, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, और फिर ये रहा H, 1 2 3 4 5, 3 पर sp3 हाइड्रोजन नहीं है तो तुम फिफ्थ पे चले गए। ये गलत है, क्योंकि यहां से यहां तक ओवरऑल कंजुगेशन मौजूद होना चाहिए। अगर वो कंजुगेशन अवेलेबल नहीं, मान लो 3 नंबर पे नहीं मिला, 5 पे तुम चले गए, 7 पे चले गए, लेकिन फॉलोड बाय ओवरऑल कंजुगेशन से जाना है, तो कंजुगेशन भी कंटिन्यू मिलना चाहिए, नहीं तो वहां से हाइड्रोजन आएगा कैसे यहां पर। तो कंजुगेशन होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, फिफ्थ। तो इफ sp3 हाइब्रिड कार्बन हैविंग 1 हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट एट थर्ड पोजीशन, देन इट मे बी ऑन फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ एंड सो ऑन, बट, ये मैं स्पेशली लिख रहा हूं बात को, बट फॉलोड बाय कंजुगेशन। कंजुगेशन हमेशा रहना चाहिए, तो बट फॉलोड बाय कंजुगेशन। ओके, और इस पर मैंने अंडरलाइन कर दी, ये जरूर आप बात याद रखें कि फॉलोड बाय कंजुगेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारी आज रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म की सारी बातें कवर हो गई तुम्हारी। अब अगली क्लास में हम ये बताएंगे तुमको कि जो है कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से रेजोनेंस, सॉरी, कौन कौन से टॉटोमेरिज्म शो करेंगे या फिर नहीं। ओके।